हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसकी जो थर्ड यूनिट है वो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उसमें हम सबसे जो पहले हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है भाषा कौशलों का अर्जन, यानी कि एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको हमारे व्यवहार में जब हम उनका उपयोग करते हैं तो हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले बस आपसे इतना ही अनुरोध है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी जो आपके छात्र हैं या जो आपके साथी हैं उनको भी ये चीज़ पता चल सके कि इसकी भी वीडियो है। तो आप शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाषा कौशलों का अर्जन, यानी कि एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है, यानी कि भाषा को जब हम सीखते हैं तो हम कैसे सीखते हैं, तो हमारा क्या है ये भाषा जो सीखने का क्या है, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि भाषा को हम स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम के द्वारा सीखते हैं। जैसे मानो सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, क्योंकि हम जब सामने हमारे कोई व्यक्ति बोलता है तो हम सुनते भी हैं, फिर हम रिप्लाई भी करते हैं, फिर हम उसे पढ़ते भी हैं, फिर हम उसे लिखते भी हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बालक के अंदर भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब क्या है कि यदि आप छोटा बच्चा जब शुरुआत होती है छोटे बच्चे की, 7-8 महीने का हो जाता है बच्चा, ये 9 महीने का, तब हम उससे बोलना सिखाते हैं कि बेटा दादा बोलो, बाबा बोलो। टुकड़ों में जब वो बच्चा बोलना सीखता है फिर धीरे धीरे वो पूरे शब्द का उच्चारण करना सीख जाता है कि ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये मामा है, ये मामी है, इस तरह से। ठीक, भाषा शिक्षण के दो मनोवैज्ञानिक आधार हैं। कितने आधार हैं? दो, एक भौतिक और दूसरा मानसिक। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इसके दो मनोवैज्ञानिक आधार हैं, एक भौतिक और दूसरा मानसिक। मानसिक यानी कि मस्तिष्क से, भौतिक यानी कि जो आसपास की चीज़ों से जो बच्चा सीखता है भाषा शिक्षण को। इसमें देखिए इसके प्रमुख अंग हैं श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। ये चार हमारे कौशल हैं जिसको हम सबसे पहले आज हम अध्ययन किसका करेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे आपके सामने श्रवण कौशल का। ठीक है, तो श्रवण कौशल को जान लेते हैं कि श्रवण कौशल होता क्या है और इसके संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ये श्रवण कौशल है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो श्रवण कौशल देखिए कि श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है। किससे बना है? श्रु धातु से। ये हमें ध्यान रखना है और ये पेपर में आ भी सकता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अधिगम करना। यानी कि श्रवण का मतलब होता है सुनना। ठीक है, यानी कि जब कोई बच्चा, जब हम क्लास में कोई टीचर हो या कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ बता रहे होते हैं या कुछ सिखा रहे होते हैं, यदि बच्चा ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है तो वो श्रवण कौशल नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि मैंने क्लास में आपको पढ़ाया या आपने किसी बच्चे को पढ़ाया ट्यूशन के तौर पर, या माँ बाप ने ही किसी बच्चे से कुछ कहा, तो इसका मतलब उसने बात को यदि अनसुनी कर दिया तो क्या होगा कि वो बच्चा आपकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है और अधिगम भी नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, आपकी बात को यदि वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है तो वो अधिगम कर रहा है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण करके उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कही जाती है। जैसे मानो कि किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ बोला, आपके सामने कुछ शब्द या कुछ वाक्य प्रकट किए, उनको वाक्यों को, उन शब्दों को आपने समझ लिया, समझने के बाद उनका अर्थ ग्रहण कर लिया, तो अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे कहते हैं श्रवण। इसमें आगे पढ़ते हैं कि श्रवण कौशल के अंतर्गत 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश होता है। कितनी प्रकार की शक्तियां हैं इसके अंतर्गत? 3 प्रकार की। सबसे पहली है हमारी अंतर्बोध शक्ति, यानी कि अब आपको ये समझना है कि अंतर्बोध शक्ति हम कहते किसे हैं। भाषा को 2 एकांकी ध्वनियों को सुनकर उनके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना अंतर्बोध शक्ति के अंतर्गत आता है। देखो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मानो हमने किसी शब्द के सामने किसी भाषा की 2 एकांकी, यानी कि एक सी ध्वनि, 2 एकांकी का मतलब हो गया जो ध्वनि सुनने में हमें
सेम लगे, एक सी लगे, हमें कोई अंतर नज़र ना आए, लेकिन हम उसको अपने अंदर बोध से, अपने अंतर ज्ञान से हम क्या करें, उन दोनों शब्दों का या उन दोनों वाक्यों का अर्थ को समझ लें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अंतर्बोध शक्ति कहलाएगी। जैसे दवात तो और दावत में अंतर समझ रहे होंगे, अनिल और अनल में भी आप अंतर समझ, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपसे के सामने अचानक से प्रस्तुत करता है तो वो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कॉमन सा शब्द होगा, लेकिन यदि वो आपके सामने इन शब्दों को लिख के प्रस्तुत करेगा तो क्या होगा, लिख के प्रस्तुत करेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एक बार को हो सकता है कि बोलने से आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, लेकिन उसने बोला, आपने अपनी अंतर्बोध शक्ति से समझ लिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंतर्बोध शक्ति के नाम से वो जाना जाता है। इस ध्वनि भेद को समझने को अंतर्बोध शक्ति कहा जाता है। यदि हमने इन ध्वनियों को, जैसे सामने वाले किसी व्यक्ति ने बोला और हमने उन ध्वनियों को बोलने के माध्यम से ही समझ लिया, तो वो हमारी अंतर्बोध शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। दवात और दावत, अनिल और अनल। ठीक, इसके आगे देखिए, सेकंड है आपकी धारण शक्ति। क्या है, धारण शक्ति। शब्द युग्मों के बीच का अंतर समझ उस अंतर को स्थिर रखना। शब्द युग्मों के बीच का अंतर समझ उस अंतर को स्थिर रखना धारण शक्ति कहलाता है। ठीक है, इसके आगे आप इससे यानी कि जैसे मानो ये शब्द युग्म थे, ऊपर जो आपके ये जो शब्द बने हैं ये क्या थे आपके, ये आपके सामने क्या है, ये शब्द युग्म है। अब आपने क्या किया कि इन शब्द युग्मों को आप जब ही तो समझ सकते हैं जब आपने पहले से इनको धारण कर रखा हो। क्या किसी नए बच्चे के सामने आपने ये शब्द बोल दिए तो वो नया बच्चा यदि उसने उन ध्वनियों को सुना ही नहीं होगा तो वो उन ध्वनियों के बारे में नहीं समझ पाएगा। अनिल और अनल को वो अंतर नहीं कर पाएगा। अंतर कब कर पाएगा, या तो उसने कहीं वो शब्द को सुना हो, या उसने कहीं पढ़ा हो, या उसको किसी ने इन शब्दों का अंतर बताया हो, लेकिन उसने बताने के बावजूद उसने उन शब्दों को, उन शब्द युग्मों के अंतर को अपने में धारण कर लिया, अपने में स्थिरता प्रदान कर ली, यानी कि उनको भूलना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा धारण शक्ति कहलाएगा। तीसरा है हमारा बोधन शक्ति। बोधन शक्ति यानी कि ध्वनि योग से निर्मित शब्द, यानी कि जो शब्द ध्वनि योग से निर्मित होते हैं वो हमारे कैसे क्या कहलाते हैं, वो हमारे बोधन शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे मानो इसको देखो अलग अलग करना है आपको। जैसे मानो आपके सामने कोई शब्द आया बुरा, ठीक, अब बुरा को आप कैसे लिखोगे, यदि मैंने इससे कहा इसके बिल्कुल इसके एक एक वर्ण जो है आप अलग कर दो। जैसे छोटे बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है, आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में यूकेजी एलकेजी में देखा होगा, इन बच्चों को जोड़ के प्लस करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये वही है कि ध्वनि योग से निर्मित शब्दों को हम बोधन शक्ति कहते हैं। बच्चों को क्या है, पहले बा बनाएंगे, बा के साथ प्लस लगाएंगे, फिर ऊ, फिर रा, फिर आ, तो इस तरह से इन चारों ध्वनियों को मिलाकर बनाने के बोलते हैं। जैसे कोई एक शब्द बन गया, एक ध्वनि बन गई हमारी, इन चार ध्वनियों के मिलाने से, यानी इन चार ध्वनियों के योग से जब कोई नया शब्द बनता है तो वो हमारा कहलाता है ध्वनि योग, यानी कि बोधन शक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं श्रवण कौशल से व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो श्रवण कौशल से क्या क्या व्यवहार परिवर्तन होते हैं, थोड़ा सा हम इसको और समझ लेते हैं कि विद्यार्थी को अच्छा श्रोता बनाना भी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कि कैसे हम एक विद्यार्थी को अच्छा श्रोता बना सकते हैं, उसकी क्या क्या आगे देखिए। इसमें ये आपके सामने है शुद्ध सामग्री। शुद्ध सामग्री का मतलब होता है कि श्रवण करने योग्य जो सामग्री प्रकट होती है, यानी कि जो सामग्री प्रस्तुत होती है उसे हम कहते हैं श्रुत सामग्री, यानी कि सुनने वाली सामग्री। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहला है वार्तालाप। ठीक है, वार्तालाप होता है तो क्या होगा, वह ध्यानपूर्वक सुनेगा, यानी कि बच्चा। ठीक है, वार्तालाप हो रहा है, ये शुद्ध सामग्री के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप इसके अंतर्गत आएंगे। वह ध्यानपूर्वक सुनेगा। ठीक, प्रवचन सुनने से शिष्टाचार का पालन करेगा। ठीक है, जब उसने वार्तालाप में जो भी शब्द यानी जो भी वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, उसके सामने प्रवचन दिए जा रहे हैं, वह उससे क्या होगा,
क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति आपको आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो यदि बड़े मतलब फैमिली में जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको उपदेश देते हैं, आपको प्रवचन देते हैं, बेटा ऐसे मत करना, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप उन चीज़ों को सुनते हो ना, तो आप उनके सुनने से उनको आपको भी लगता है कि नहीं भाई, हमें ये चीज़ माननी चाहिए, तो क्या शिष्टाचार का आप इसे पालन कर रहे हो। तीसरा है भाषण, यानी कि मनोयोगपूर्ण सुनना। यानी कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और आपने उसे मन से सुना, ध्यान लगाकर उनकी बातों को सुना, मनोयोगपूर्ण सुनना। चौथा है आदेश और निर्देश, शब्दों मुहावरों को समझना। कि जब व्यक्ति शुद्ध सामग्री शुरू कर देता है, पहले वार्तालाप होगा, फिर प्रवचन होगा, फिर भाषण होगा, फिर आदेश निर्देश, यानी कि शब्दों और मुहावरों को भी समझना वो शुरू कर देता है, और उसका अर्थ को समझना भी, अपने अंदर ग्रहण करना भी सीख जाता है। अगला है शास्त्र पाठन, विषय को जानना। यानी कि जिस विषय के बारे में उसको जानकारी दी जा रही है और उसके बारे में वो पाठन, सामने वाला व्यक्ति उसके सामने पाठन कर रहा है। स्वस्वर पाठन यानी कि अपने मुंह से कोई व्यक्ति स्वस्वर पाठन को बता रहा है और उसको वो समझ रहा है सामने वाला, तो वो क्या है, उस विषय को पूर्णतः जान रहा है। अगला है कवित्व पाठ। अब कवित्व पाठ क्या होता है, देखो, विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करके केंद्रीय भाव के सारांश ग्रहण करने में सक्षम हो सकेगा। यानी कि जो बच्चा है, आपने उसके सामने यदि कवित्व पाठ किया, यानी कि कविता का पाठ किया, मानो कि कोई व्यक्ति आपके सामने कविता पाठ कर रहा है, और ठीक है, जब आप यदि उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनने के बाद क्या होगा कि जो कविता जिस व्यक्ति ने आपके सामने प्रस्तुत की है, वो विचार, भाव और तथ्यों का चयन करके उसके आप केंद्रीय भाव को समझ लोगे। ठीक है, जो व्यक्ति आपके सामने कविता पाठ प्रस्तुत कर रहा है, आपने उस केंद्रीय भाव को समझ लिया और उसका सारांश ग्रहण कर लिया। सारांश ग्रहण करने में वो सक्षम हो जाएगा। कौन? जो व्यक्ति कविता को सुन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए श्रवण से मौखिक अभिव्यक्ति तक। अब श्रवण से मौखिक अभिव्यक्ति में 3 बातें मुख्य रूप से हैं, श्रवण, फिर समझना, फिर मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें अदा यानी कि वही चीज़ फिर से मैं आपके सामने बोलूँगी कि श्रवण यानी कि सामने वाले ने सुनाई और उस व्यक्ति ने उसको पहले तो ग्रहण की, अपने अंदर उसको ग्रहण कर लिया। ग्रहण के बाद उसने अपने मस्तिष्क में इसको समझने की कोशिश की। समझने के बाद मौखिक अभिव्यक्ति, प्रदा यानी कि उसका रिप्लाई देना। ठीक है, प्रदा यानी कि इनपुट, सॉरी इनपुट यहाँ आएगा, इनपुट प्रोसेस, और ये आपका आ जाता है यहाँ पर आउटपुट। ठीक, ये हमारी 3 चीज़ें इसमें मुख्य रूप से चलती हैं। अगला है श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए। पहली है प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन, भाषण, कहानी कहना तथा सुनना, श्रुतलेख, गद्यांश, वाद विवाद, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। ठीक है, तो सामग्री में वही आ गए श्रवण वाचन, श्रवण का यानी कि सुनना यदि ध्यानपूर्वक हो रहा है तो प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से मिल जाएगा। स्वस्वर वाचन भी अच्छा हो जाएगा कि यदि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना है और फिर टीचर ने आपसे कहा कि आप उसका वाचन करिए, तो आप क्या करोगे, आप आराम से उसको पढ़ना सीख जाओगे और टीचर के सामने पढ़ के सुना दोगे। भाषण, स्पीच देना सीख जाओगे। कहानी कहना तथा सुनना, कहानी भी कहना सीख जाओगे और उसे सुनाना भी सीख जाओगे। श्रुतलेख यानी कि गद्यांश, यानी कि जो श्रुतलेख देखा होगा कि छोटे बच्चों को इमला बोली जाती थी, जिससे कि वो उसकी प्रैक्टिस में आ जाए, शब्दों को वो लिखना सीख जाए, शब्दों को बोलना सीख जाए, शब्दों को पढ़ना सीख जाए। श्रुतलेख अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में ये कहाँ मतलब लिखना और श्रुतलेख यानी कि हमने कोई इमला सी बोल दी और बच्चे ने उसको आधा पेज, 1 पेज बोली, ये पहले स्कूलों में बहुत ज़्यादा इसका अभ्यास कराया जाता था। अब तो खैर इसका क्रेज़ बहुत कम हो गया है। वाद विवाद करना, दृश्य सामग्री सहायक सामग्री का प्रयोग करने। दृश्य यानी कि जो दिखने में और सुनने में हो, और श्रव्य यानी कि केवल सुनना। जैसे अब दृश्य श्रव्य में क्या है, आपका टेलीविज़न भी जाएगा जो बोलता भी है और हमें मतलब दिखाई भी देता है।
है ना। ऐसी कंप्यूटर भी आ जाएगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।